नमस्कार दोस्तों, सनराइज सीएससी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा डिस्कशन है वो है जो हरियाणा रोडवेज के सीनियर सिटीज़न कैंडिडेट के जो बस पास बन रहे हैं, जिनसे उनका किराया आधा लगेगा, उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो मैंने पहले इसके रिगार्डिंग एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने बता रखा है कि आपको हरियाणा रोडवेज का बस पास किस प्रकार अप्लाई करना है। तो आज एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपको ई बुकिंग हरियाणा गूगल पे सर्च करना है और उसमें सबसे ऊपर जो आपकी वेबसाइट आएगी वो आएगी हरियाणा ऑनलाइन रिजर्वेशन ebooking.hr.transport.government.in। सबसे पहले आपको वहां जाना है और इसके ऊपर जो फर्स्ट वाला लिंक है इस पर क्लिक करना है। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस ऑफिशियल वेबसाइट को जैसे ही हम ओपन करेंगे ये इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। ये हमारे पास ऑफिशियल पेज खुल के आ जाएगा। इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। जिस कैंडिडेट ने पहले से अपना अकाउंट बना रखा है, जिसने नहीं बनाया उसको यहाँ से रजिस्टर करना है। इसके बारे में सब डिटेल मैं आपको बता दूंगा। डायरेक्ट अब मुद्दे की बात पे आते हैं। मैं एक बार आपको मेरा अकाउंट लॉगिन करके दिखा देता हूँ। मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था कि किस प्रकार आप हरियाणा रोडवेज के सिटीजन पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बार मेरे आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करता हूँ। यहाँ पे मैंने मेरे आईडी पासवर्ड डाल दिए हैं। ऊपर वाले में मैंने मेरे मेल आईडी यहाँ पे पासवर्ड डाले हैं। पिछली वीडियो में मैंने इस टॉपिक के बारे में बताया था। उसके बाद भी बहुत सारे डाउट आ रहे हैं, पासवर्ड सेट नहीं हो रहे। तो पासवर्ड में आपको कुछ नहीं करना है। आपका एक नाम का अक्षर बड़ा होना चाहिए, बाकी छोटे होने चाहिए। बीच में @ या एंड या # यूज़ कर सकते हो आप। उसके पश्चात आपको जो नंबरिंग यूज़ करनी है वो ज़्यादा यूज़ करनी है। मतलब 1 2 3 से काम नहीं चलेगा, आपको लगभग 1 से 9 तक यूज़ करनी है। चाहे उसमें फिर आप रोल नंबर यूज़ कर लें, चाहे कुछ भी यूज़ कर लें, लेकिन नंबरिंग आपकी ज़्यादा होनी चाहिए। नाम का फर्स्ट अक्षर बड़ा, उसके बाद सारे छोटे, फिर @ और फिर आपकी नंबरिंग। या अगर नंबरिंग ज़्यादा होगी तो ही पासवर्ड सेट होगा, वरना पासवर्ड सेट होगा नहीं। इसमें जैसे हम अपने आईडी पासवर्ड डालेंगे लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होते ही यहाँ पे आपके जो पास हैं इसका पास वाला ऑप्शन आ जाता है। इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहला ऑप्शन पास इश्यू का, दूसरा पास हिस्ट्री का, तीसरा पास पेमेंट वगैरह का। ये सब ऑप्शन अपने काम के नहीं है। दो ही ऑप्शन आपके काम के हैं, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला। फर्स्ट वाले ऑप्शन में जो भी कैंडिडेट न्यू पास के लिए अप्लाई कर रहा है वो फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेगा। उसको जैसे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेगा उसमें फैमिली आईडी वगैरह मांगी जाएगी और फैमिली आईडी से वो कैंडिडेट यहाँ पे उसकी कैंडिडेट की डिटेल डाल के OTP डाल के यहाँ से पासवर्ड बना सकता है, यस पास करके। इसके रिगार्डिंग आप मेरे चैनल पे एक वीडियो डली हुई है, उसमें जाकर के देख सकते हैं कैसे आपको पास अप्लाई करना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ पास अप्लाई करने के पश्चात क्या करना है। पास हिस्ट्री वाले ऑप्शन पर जैसे ही हम गए, यहाँ पर मेरे पास दिखाए हुए हैं। सबसे पहले समुद्र सिंह का पास है सबसे पहले, उसके पश्चात सत्यप्रकाश का है, उसके पश्चात रविदत्त का है। अब इसमें देखिए जो समुद्र सिंह का पास है उसका स्टेटस प्रोसेस में है, बाकी सत्यप्रकाश का स्टेटस अप्रूव हो गया, रविदत्त का स्टेटस अप्रूव हो गया, और भी बहुत सारे पास हैं स्टेटस अप्रूव होने लग रहे हैं। लगभग मैक्सिमम 2 या 3 दिन में स्टेटस अप्रूव हो जाते हैं। आज से 4-5 दिन पहले मैंने पास अप्लाई किए थे, उनमें समय ज़्यादा लगा था, लेकिन अभी हाल ही में जो मैंने लास्ट 3 दिन में जो पास अप्लाई किए हैं वो लगभग 1 या 2 दिन में पास अप्रूव होने लग रहे हैं। अब यहाँ पे बात आती है अप्रूव का क्या मतलब है। अब अप्रूव से क्या होगा, क्या इनके पास यहीं से डाउनलोड हो जाएंगे या फिर क्या कुछ इनको प्रोसेस आगे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये रेफरेंस नंबर हमारे पास दिया हुआ है इस कैंडिडेट का। सॉरी, इसे समझाता हूँ मैं। इसका रेफरेंस नंबर दिया हुआ है, स्टेटस इनका अप्रूव है, नाम इनका सत्यप्रकाश है। अब स्टेटस अप्रूव का मतलब ये है कि इस कैंडिडेट ने जो पास अप्लाई किया था वो जिस डिपो से अप्लाई किया था, क्योंकि जब हम अप्लाई करते हैं तो उसमें डिपो का नाम डालते हैं। जिस रोडवेज डिपो से इन्होंने पास अप्लाई किया था उस डिपो ने इनके डॉक्यूमेंट को चेक कर लिया है और इनके डॉक्यूमेंट सही है, इसलिए इनकी प्रोफाइल को अप्रूव कर दिया है, यानी कि इनके आवेदन को अप्रूव कर दिया है। अब कैंडिडेट को कुछ नहीं करना, सिंपल अपने डॉक्यूमेंट लेकर के वहां जाने हैं। सभी को अपने डिपो में जाना पड़ेगा जिस डिपो से आपने अप्लाई किया था, जो आपका नज़दीक के डिपो है। वहां जाकर के आपको अपने डॉक्यूमेंट दिखाने हैं। साथ में ये प्रिंट CSC सेंटर वाले या फिर जिस कैंडिडेट ने खुद से अप्लाई किया है उसको ये प्रिंट लग करके जाना है। ये जो आपके रेफरेंस नंबर यहाँ पे दिखाए हुए हैं ना, इस रेफरेंस नंबर की एक लिस्ट उनके पास पहले से ही अवेलेबल है। उस लिस्ट में आपका ये रेफरेंस नंबर अवश्य मिलेगा। इस रेफरेंस नंबर के अनुसार उन्होंने आपके पास पहले से ही जनरेट कर रखे हैं, तो आपको सिंपल ये रेफरेंस नंबर जाकर के वहां बताने हैं। हो सकता है किसी डिपो में ये प्रिंट भी मांगा जा रहा है। जब आप उनको अपने रेफरेंस नंबर बताओगे तो ऑलरेडी आपकी वहां डिटेलें सब पहले से ही दी हुई हैं, तो आपको वहां जाकर के आपको ये डिटेल बतानी है। फिर वो आपके हो सकता है डॉक्यूमेंट कुछ रोडवेज डिपो में डॉक्यूमेंट चेक भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ एक में चेक नहीं कर रहे। जैसे आप रेफरेंस नंबर बताओगे वो तुरंत आपको अपना पास वहां पे प्रिंट करके अपनी मोहर लगा करके दे देंगे, यानी कि पास आपका डाउनलोड नहीं होगा, पास की कोई PDF आपको नहीं मिलेगी। आपको पास ऑफलाइन तरीके से हरियाणा रोडवेज के डिपो से ही लेकर के आना है। ऑनलाइन आपको सिर्फ आवेदन करना है पास के लिए। आपके डॉक्यूमेंट जैसे ही वेरीफाई हो जाते हैं आपका स्टेटस अप्रूव आ जाएगा। अप्रूव आते ही आपको आपके रोडवेज डिपो में जाकर के पास लेके आना है।
तो इस चीज़ का एक बहुत बड़ी अपडेट थी, हमें भी कन्फ्यूजन था, पहले पूछा गया था तो उनका डिपो वालों का कहना था कि आपके प्रोफाइल में ही ये डाउनलोड होने लग जाएंगे, लेकिन अभी हाल ही में मेरी उनसे बात हुई तो मालूम पड़ा कि आपको वहीं जा करके पास लेके आना पड़ेगा। साथ ही में कुछ डिपो में वहीं भी पास अप्लाई कर रहे हैं, जो सीनियर सिटीजन पहले से CSC पे पास अप्लाई नहीं करवाया है वो वहाँ जाके भी पास अप्लाई करवा सकता है। उसमें भी सभी के डिपो के अनुसार अलग अलग रूल हैं। किसी डिपो में तो तुरंत पास अप्लाई करके वहीं अप्रूव भी किया जा रहा है, लेकिन किसी किसी डिपो में उनको दोबारा बुलाया जा रहा है। यदि आप ज़्यादा चक्कर नहीं काटना चाहते, अपना काम जल्दी करवाना चाहते हैं, तो आप पहले CSC सेंटर से अप्लाई करवा दें, उसके पश्चात अपने डिपो में जाके अपने डॉक्यूमेंट जमा करवा दें, आपको तुरंत पास मिल जाएगा। तो आज के लिए यही अपडेट थी। दूसरा एक अपडेट और, बहुत सारे कैंडिडेट्स का मेरे पास कॉल आया था। जब आप पास के लिए अप्लाई करते हो तो वहाँ पे शो करता है कि आपका जो ADC ऑफिस है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ जो एरर आ रहा है। ये देखिए, अभी मैंने एक फैमिली आईडी का OTP लिया था। जैसे ही हमने फैमिली आईडी का OTP लिया तो यहाँ पे मेरे पास किसी भी कैंडिडेट्स की डिटेल नहीं आई। इसका मतलब आपकी फैमिली आईडी में जो कैंडिडेट है उस कैंडिडेट का अभी एज है वो 60 क्रॉस नहीं हुई है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसा है उनको मालूम ही नहीं है कि उनके आधार कार्ड में तो 60 हो गई, उनके वोटर कार्ड में भी होगी, लेकिन उन्होंने फैमिली आईडी बनाते समय फैमिली आईडी गलत डाल दी, तो उस केस में यहाँ पे शो नहीं करेगा। अच्छा, कुछ केस में क्या है कि यहाँ पे आपकी एंट्री तो शो करेगा, लेकिन जब आप उसके लिए अप्लाई करोगे तो वो बताएगा कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो वेरीफाई नहीं हुई है, आप अपने ADC ऑफिस से संपर्क करें। यहाँ पे आपके पास एरर शो करता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई नहीं हुई है। ऐसे बहुत से कॉल मेरे पास आए थे, उनके लिए मैं बता देता हूं, उनके जिनकी डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई नहीं हुई है उनका बुढ़ापा पेंशन भी नहीं बना है अभी, तो उनकी सभी चीज़ें पेंडिंग है। इस वजह से ही उनकी बुढ़ापा पेंशन भी नहीं बनी और उनका डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई नहीं होने के कारण यहाँ भी पोर्टल पे कुछ डाटा शो नहीं कर रहा। तो उसके लिए कुछ नहीं करना, उसके लिए आपको सिंपल ग्रीवेंस लगाना है। ये आपके पास ग्रीवेंस का पोर्टल है, यहाँ पे क्लिक हेयर ऐड और व्यू ग्रीवेंस और इनकम करेक्शन एक्सक्लूजन। तो आपको सिंपल ऊपर वाला जो ऑप्शन है वही ऑप्शन आपको यूज करना है, उसके अलावा कोई ऑप्शन यूज नहीं करना। जैसे आप ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे आपकी फैमिली आईडी मांग लेगा। यहाँ पे मैं एक बार मेरी फैमिली आईडी डाल देता हूँ। फैमिली आईडी डालने के पश्चात आपसे यहाँ पे OTP मांगेगा। आपके फोन में जैसे OTP आता है आपको OTP एंटर करना है। OTP एंटर करने के बाद वैलिडेट OTP करना है। जैसे आप वैलिडेट OTP करेंगे तो आपके सामने ऐड ग्रीवेंस का ऑप्शन खुल के आ जाएगा। ये जो ऐड ग्रीवेंस का ऑप्शन है, यहाँ से आपको ग्रीवेंस ऐड करना है। इसमें सबसे पहले नेम ऑफ द सर्विस और ग्रीवेंस टाइप, ये 3 चीजें आपके पास रहेंगी। तो आपको सबसे पहले जो नेम ऑफ द ग्रीवेंस है इसको सिलेक्ट करना है और इसके अंदर जो आपका तीसरा वाला ऑप्शन ओल्ड एज का दिया हुआ है। इसमें देखो 3rd नंबर पे ओल्ड एज समन अलाउंस, यानी कि बुढ़ापा पेंशन के बारे में। इसमें जो आपका सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन है उस वाले ऑप्शन में दिया हुआ है एज DOB इज इनकरेक्ट, आई एम एलिजिबल एंड माई पेंशन इज नॉट स्टार्टेड येट। उसके बाद इनकम ऑफ बेनिफिशिएंट स्पाउस इज इनकरेक्ट और रॉन्गली मैप्ड एज डैड इन PPP। ये 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। कैंडिडेट इन 4 ऑप्शन को अच्छे से ध्यान से पढ़े। इस 4 ऑप्शन में से आपको 2nd नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप 2nd नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे मेंबर पूछ लेगा। जैसे आप मेंबर पे क्लिक करोगे तो मेंबर वाले क्लिक के ऑप्शन पे यहाँ पे आ जाएगा। इसमें देखो मेरे केस में क्या है कि कैंडिडेट की एज 60 नहीं हुई है, इसलिए 2 एरर आ गए यहाँ पे। योर एज इज लेस देन 60 ईयर, यू आर नॉट एलिजिबल। दूसरा, योर DOB इज नॉट वेरीफाइड, टू अपडेट योर DOB क्लिक हेयर। ठीक है, कि आपकी डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई नहीं है, जो एरर हमारा आ रहा था। आपके केस में यदि कैंडिडेट की एज 60 अबव हो गई है तो ऊपर वाला एरर नहीं आएगा, आपके पास में बिल्कुल नीचे वाला ही एरर आएगा, योर DOB इज नॉट वेरीफाइड, टू अपडेट योर DOB क्लिक हेयर। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि आपके केस में क्या एरर आएगा। आपके केस में सिंपल यही एरर रहेगा, योर DOB इज नॉट वेरीफाइड। तो आपको यहाँ से मेंबर सेलेक्ट कर लेना है, डिस्क्रिप्शन लिख देना है और इसको सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपकी रिक्वेस्ट लग जाएगी और ये रिक्वेस्ट आपका जो जोनल मैनेजर है एरिया का या फिर जो सक्षम लगा रखे हैं जिनके पास DOB वेरिफिकेशन का काम आता है उनके लॉगिन में चली जाएगी। वहाँ से आपको डाटा अपडेट करना है और आपकी DOB वेरीफाई हो जाएगी। ये रिक्वेस्ट लगाने से पहले ये आप जरूर वेरीफाई कर लें कि आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ का जो डॉक्यूमेंट है वो आपकी फैमिली आईडी में अपडेट है या नहीं। यदि आपका प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं है तो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई नहीं होगी। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें। यहाँ से आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, कैंडिडेट को यहाँ से सत्यवीर से सेलेक्ट करके और यहाँ पे जैसे ही मैं डिस्क्रिप्शन लिखूंगा, डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। मेरे केस में 60 ईयर नहीं है इसलिए नहीं आ रहा, आपके केस में यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि आपके एज जो वेरीफाई है वो क्यों नहीं है। बाकी लगभग अभी हाल ही में मैंने 5-7 दिन पहले बहुत सारे कैंडिडेट्स की एज चेक की थी, उनकी वेरीफाई शो नहीं कर रहा था, लेकिन 2-3 दिन के अंतराल में ही लगभग सभी कैंडिडेट्स की एज वेरीफाई हो गई है। और बहुत सारी एंट्रियां अभी पेंडिंग हैं, आगे 28, 29, 30 तारीख को कैंप लगने हरियाणा में, तो उसमें भी जो बचे हुए कैंडिडेट हैं लगभग 90% कैंडिडेट्स की एज वहां पे वेरीफाई हो जाएगी। वो कैंप स्पेशली एज वेरीफाई के लिए ही लगते हैं। तो मैं आपको बोलूंगा कि आप या तो 30 तारीख तक का वेट कर लें या फिर अगर आपको जल्दी करना है तो यहाँ से आप रिक्वेस्ट लगा दें और आपकी जल्द से जल्द आपकी एज वेरीफाई हो जाएगी। उसके पश्चात आप इस वाले पोर्टल पे यहाँ पे आपकी एंट्री भी शो करेगा और आपका पास भी अप्लाई हो जाएगा।
तो आज यही अपडेट आप सभी के लिए थी। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आएगा। धन्यवाद।